हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंक बुक पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करेंगे जो दिवस के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं और आपके एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो 1 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1960 में बॉम्बे स्टेट का विभाजन हुआ था भाषाई आधार पर, तब यह 2 राज्यों में विभाजित हुआ था, एक महाराष्ट्र बना था तो दूसरा गुजरात। 1 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। 2 मई विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएन द्वारा 2017 में इसे घोषित किया गया था। यह समुद्री खाद्य सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी से लिंक्ड भी है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरएसएफ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यह एक इंडेक्स नंबर जारी करती है मीडिया के। तो विश्व में सूचकांक जो होता है मीडिया का, उसको उसकी ये लिस्ट जारी करती है। उस लिस्ट में जो अपना देश है भारत, वह 157वें नंबर पर, और नॉर्वे जो है वह टॉप पर है। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाते हैं। सेवा में शहीद अग्निशमन कर्मियों की स्मृति में। 8 मई विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस मनाया जाता है। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाते हैं। यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता फैलाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती होती है, जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1913 में। जनगण मन इन्होंने ही लिखा था, राष्ट्रगान जो है अपने भारत का। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इस दिन मनाया जाता है। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। सेकेंड संडे ऑफ मई, यानी कि मई माह के जो दूसरा रविवार होता है उसमें मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 15 मई अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यह यूएन द्वारा 1993 में घोषित किया गया था। किस परिप्रेक्ष्य में? तो परिवार की भूमिका और सामाजिक विकास पर जोर देने के परिप्रेक्ष्य में। अगली तारीख है 16 मई। तो 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई याद रखिएगा, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना 1865 में इस दिन हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। 18 मई अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में। 18 मई को ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। IMO द्वारा आयोजित किया जाता है। 2026 की जो थीम थी वह थी फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं किसी भी दिवस से रिलेटेड, जो उनकी थीम रहती है प्रत्येक वर्ष की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। कवर अप करते हुए चलिएगा। 20 मई, तो 20 मई को हम लोग विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। और किसकी पहल पर यूएन ने इसे 2017 में शामिल किया था? तो स्लोवेनिया की पहल पर 2017 में इसे घोषित किया गया था। FAO द्वारा आयोजित किया जाता है यह। 21 मई, तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की गई थी।
21 मई 1991 का साल था और इस दिन आतंकवाद के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। तो 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO द्वारा 1988 से इसे मनाया जाने लगा है। यह थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम लोगों ने डिस्कस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs, जो टॉप MCQs हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हर साल 22 मई को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत किस ऐतिहासिक सम्मेलन 1992 में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो में, रियो यानी कि ब्राजील। तो उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य हैं पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बचाना और जीव जंतुओं व वनस्पतियों की लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। CBD अभिसमय रियो समिट 1992 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर हस्ताक्षर हुए। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्लियर करते हुए चलिए। महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल क्या है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी नागोया प्रोटोकॉल, बेनिफिट शेयरिंग जैव विविधता के दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं। 30x30 लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और 30% महासागरों को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण वैश्विक संकल्प है। ये भारतीय अधिनियम, तो भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है। मुख्यालय इसका स्थित है चेन्नई में। अगर प्रश्न आता है कि भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वह कहां है? चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अध्यादेश 2026 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका 38। न्यायालय में लंबित 92,823 मामलों के अभूतपूर्व बैकलॉग को खत्म करना, इसके साथ ही वर्तमान स्वीकृति संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होती है अक्सर, क्योंकि इसमें 37 भी आपको ऑप्शन दिया रहा होगा। 37 अक्सर लोग जल्दी में मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर पूछा गया है आपसे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित, तब वह आंसर होगा 38। ऐसे अन्य न्यायाधीशों की संख्या 37 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 123, तो यह क्या है? तो संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति इसके तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी शक्ति कानून के बराबर होती है। तो अनुच्छेद 123 एक तरह का अध्यादेश जो है, इसका जो अगर संसद नहीं चल रही है तो उस राष्ट्रपति इसके तहत एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी जो शक्ति होगी बिल्कुल कानून के बराबर होती है। समीक्षा की शक्ति, तो अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसलों की न्यायिक समीक्षा
यानी जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। मीन्स अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर वह दोबारा समीक्षा कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है, यह अवमानना के लिए दंड दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रम है जजों की संख्या के, वो हम लोग जान लेते हैं। तो मूल संविधान जब था तो उसमें जो व्यवस्था थी जजों की वह 8 थी, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 1956 में इसकी संख्या 10 हो गई, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 34 हो गई थी, जिसमें प्लस 1 सीजेआई की भी जगह थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश की यूएसपी मिशन के तहत राज्य में कितने फसल बाद प्रबंधन हब स्थापित किए जाएंगे? कितने फसल बाद, मेन प्रश्न यहां पूछा गया है, कितने फसल बाद प्रबंधन हब स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका है सी, 6 फसल बाद प्रबंधन हब स्थापित किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ताकि कीवी की शेल्फ लाइफ बढ़ाकर किसानों की आय 4 से 6 गुना वृद्धि की जा सके, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश अकेले भारत के कुल कीवी उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देता है। किससे अधिक योगदान देता है? तो 50% से अधिक का योगदान देता है। कुल कीवी उत्पादन जो भारत का होता है उसमें 50% से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का होता है। तो झूम का विकल्प, पहाड़ी इलाकों में यह पारंपरिक झूम खेती का एक बेहतरीन टिकाऊ विकल्प बन चुका है। ग्लोबल मार्केट, इसकी फसल नवंबर जनवरी में होती है, जो न्यूजीलैंड का ऑफ सीजन है, जिससे वैश्विक निर्यात में बड़ा फायदा मिलेगा। ब्रांड नॉर्थ ईस्ट, लॉकडोंग हल्दी मेघालय, अदरक मिजोरम, कॉफी नागालैंड भी अपने राज्यों की विशेष पहचान है यूएसपी के तहत। अगर क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश से आता है तो आप कीवी याद रखिएगा, मेघालय से रिलेटेड आता है तो लाकाडोंग हल्दी याद रखिएगा, अदरक मिजोरम में फेमस है, कॉफी नागालैंड की फेमस है। ये पहचान दिलाती हैं इन सभी राज्यों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मेघालय में उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में भारत के अलावा कितने मित्र देश भाग ले रहे हैं? तो इसका जो आंसर है वह है 12, कुल 12 देश भाग ले रहे हैं। उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी मजबूत करना। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का मुख्य फोकस अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर है। मेन जो इनका उद्देश्य है, मेन जो फोकस है इनका, वह है अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर। इस अभ्यास में भाग लेने वाले वह 12 देश कौन से हैं? तो उनमें से भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम, ये 12 देश भाग ले रहे हैं इस अभ्यास में। स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन कर रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा और यह एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर भी अग्रसर होने की सोच को दर्शा रहा है। उमरोई स्टेशन
यह एक प्रमुख संयुक्त प्रशिक्षण नोड है। यहाँ हाल ही में हरिमऊ शक्ति और काजिंद अभ्यास भी आयोजित हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, हरिमऊ शक्ति और कौन से, काजिंद अभ्यास भी यहाँ पर हो चुके हैं। गगन स्ट्राइक द्वितीय, तो इसी सप्ताह भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में इस अभ्यास का सफल आयोजन किया था। किसका? गगन स्ट्राइक द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 7वें सुजल ग्राम संवाद में ग्रामीण जल प्रणालियों के किस कार्य पर मुख्य जोर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है संचार एवं रख रखाव। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जल प्रणालियों के संचालन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय समुदायों को सौंपकर जल जीवन मिशन 2.0 को दीर्घकालिक और आत्मनिर्भर बनाना है। जल सारथी ऐप, तो यह ऐप क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वास्तविक समय में जलापूर्ति की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए इसे लॉन्च किया है। जल सारथी ऐप को पॉलिटी स्टैटिक्स अनुच्छेद 243 जी 11वीं अनुसूची के तहत पेयजल और स्वच्छता का प्रबंधन पंचायतों के 29 विषयों में शामिल है। 6 क्षेत्रीय भाषाएं, इस संवाद में राजस्थानी, मिजो, गढ़वाली, कन्नड़, पंजाबी और हिंदी में जमीनी अनुभव साझा किए गए। तो 6 क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी हैं? राजस्थानी, मिजो, गढ़वाली, कन्नड़, पंजाबी और हिंदी। इन सभी में जमीनी तौर पर अनुभव साझा किए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने में गोवा पहला प्रमाणित राज्य और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला जिला बना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिनेवा में आयोजित ITU परिषद 2026 की बैठक भारत को किस वर्ष के ITU प्लेनिपोटेंशियरी सम्मेलन की मेजबानी मिलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो यह इसका राइट आंसर है वर्ष 2030। इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 2030। वैश्विक दूरसंचार और डिजिटल नीति तय करने में भारत की भूमिका को मजबूत करना। भारत ने वर्ष 2030 में होने वाले इस सबसे बड़े टेलीकॉम सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा, जिसे परिषद ने स्वीकार कर लिया है। ITU परिषद क्या है? तो ITU परिषद यह ITU की एक मुख्य संस्था है जिसमें 48 निर्वाचित सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। 6G और AI फंड, मंत्री सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6G, AI और DPI को बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से स्वैच्छिक फंड की घोषणा की है। भारत का इतिहास, तो भारत 1952 से लगातार इस शक्तिशाली ITU परिषद का सदस्य बना हुआ है। तो अगर प्रश्न आता है भारत किस वर्ष से ITU परिषद का सदस्य बना हुआ है, तो वह 1952 से इसका सदस्य बना हुआ है। WTSA की मेजबानी, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में ऐतिहासिक मेजबानी की, जो पहली बार किसी एशियाई देश में हुई। किसने की? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित सम्मेलन PMAY-G के तहत कितने लाख पूर्ण हुए आवासों के गृह प्रवेश का शुभारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 लाख। ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान देना। इस कार्यक्रम के दौरान देश भर में योजना के तहत 3 करोड़ आवास की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपी गई, जो ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। केंद्रीय वित्तीय सहायता,
महाराष्ट्र के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 8,368 करोड़ के केंद्रीय अंश की मंजूरी दी गई है। योजना का राष्ट्रीय स्तर देश भर में 4.15 करोड़ आवासों का लक्ष्य है, जिसमें 3.03 करोड़ से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं। PMGSY 4 की शुरुआत 122.98 करोड़ की लागत से 35 नई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। कितनी सड़क परियोजनाओं को दिखाई गई? तो 35 नई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। अब इसका स्टैटिक बैकग्राउंड क्या है रहने वाला है? इसका स्टैटिक बैकग्राउंड क्या रहने वाला है? तो इसकी जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत इसकी 20 नवंबर 2016। इसका पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। इसका जो पुराना नाम था वह इंदिरा आवास योजना था। शुरुआत जो इसकी हुई थी वह 20 नवंबर 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 के अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन के दौरान थ्यूसिडाइड्स ट्रैप अवधारणा चर्चा में रही। यह शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह शब्द जो मुख्य रूप से संबंधित है वह है स्थापित और उभरती महाशक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति। इस ऐतिहासिक अवधारणा को समझना, जिसके अनुसार जब कोई उभरती हुई शक्ति जैसे चीन किसी स्थापित महाशक्ति जैसे अमेरिका को विस्थापित करने का प्रयास करती है, तो तनाव का अंतिम परिणाम अक्सर युद्ध होता है। शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने इस ट्रैप से बचने और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर बल दिया है। G3 विश्व व्यवस्था। अमेरिका चीन वार्ता के बाद रूसी राष्ट्रपति की चीन यात्रा से G3 अमेरिका चीन रूस रणनीतिक त्रिकोण मजबूत हो रहा है। होर्मुज़ जल मरुमध्य दोनों शक्तियां इसे खुला रखने पर सहमत हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग है। एनवीडिया चिप्स। अमेरिका ने 10 चीनी फर्मों को उन्नत एनवीडिया AI चिप्स खरीदने की अनुमति दी है, जिससे टेक वॉर में विराम दिखा है। भारत पर प्रभाव। तो क्वाड से अमेरिकी दूरी भारत के लिए जोखिम है, अतः भारत को रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा चीनी निर्यात पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक कारण जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है अल नीनो प्रेरित मानसून की कमजोरी और लंबी बुआई अवधि। वैश्विक मौसमी मॉडल के अनुसार 2026 तक मध्यम से तीव्र अल नीनो की स्थिति बनी रहने का अनुमान है, क्योंकि गन्ने की फसल का विकास काल लंबा यानी कि समय उत्तर भारत में 11 महीने और महाराष्ट्र में 15 से 18 महीने का होता है। इसलिए भविष्य में आपूर्ति संकट और खाद्य मुद्रास्फीति से बचने के लिए सरकार वर्तमान अधिशेष से एक बहुवर्षीय बफर स्टॉक तैयार कर रही है। नॉर्वे की मेजबानी में ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2026 में दोनों पक्षों के बीच किस नए राजनीतिक सहयोग स्तर को मंजूरी दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक साझेदारी। भारत और पांचों नॉर्डिक देशों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और सतत विकास पर आधारित तकनीकी सहयोग को उच्चतम स्तर पर ले जाना। इसके तहत ग्रामीण ग्रीन शिपिंग, AI गवर्नेंस और गहरे अंतरिक्ष स्पेस अन्वेषण को बढ़ावा दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आप याद रखिए, अच्छे से कवर कीजिएगा इसको।
ग्रैंड क्रॉस सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रियल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग। शुक्रयान प्रथम। इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच समझौता। शुक्रयान 1 मिशन हेतु स्वीडिश पेलोड की उपलब्धता की पुष्टि हुई। सॉवरेन निवेश और IPOI हरित पूंजी हेतु सॉवरेन इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर पर सहमति और भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में नॉर्वे को प्रवेश मिला। हाल ही में भारतीय नौसेना ने देश के युवाओं में वाटर स्पोर्ट्स और रक्षा बलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किस प्रसिद्ध झील में नौसैनिक नौकायान केंद्र शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भोजताल अपर लेक। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? भोजताल अपर लेक। नौसेना कर्मियों, रोइंग टीमों और NCC कैडेट को अत्याधुनिक जल कौशल प्रशिक्षण देना, इसका एक बड़ा लक्ष्य ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए मध्य प्रदेश व देश के युवाओं को विश्व स्तरीय खेल प्रतिभा के रूप में तैयार करना है। विशेष बात यह है कि वर्तमान नौसेना नौकायान टीम के 34 सदस्यों में से 17 सदस्य अकेले मध्य प्रदेश से हैं। अगला प्रश्न। रेल मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव के लिए 270 करोड़ की लागत से कहां एक नया डिपो स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है थनीसंद्रा। थनीसंद्रा में एक नया डिपो स्थापित किया जाएगा। देश की आधुनिक ट्रेनों के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए थनीसंद्रा में 270 करोड़ की लागत से वंदे भारत स्लीपर डिपो बनाया जा रहा है। इसके अलावा SMTV बेंगलुरु 52.73 करोड़ की लागत से चेयर कार रखरखाव सुविधा भी तैयार की जा रही है। बेंगलुरु मुंबई संपर्क। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने SMVT बेंगलुरु LTT एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस रूट पर जल्द ही वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू होगी। अगला प्रश्न। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को किस नए स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर निर्णय हुआ है। भारत और नीदरलैंड के मजबूत होते ऐतिहासिक और व्यापारिक समझौतों को एक नया युग में ले जाना। इस रणनीतिक साझेदारी रोड मैप के तहत दोनों देश सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, AI और क्वांटम सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ जल प्रबंधन, रक्षा सह उत्पादन में द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक रूप से मजबूत करेंगे। IPOI में डच प्रवेश, क्या तात्पर्य है इसका? तो नीदरलैंड ने भारत के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की। वह जर्मनी और EU के साथ क्षमता निर्माण का सह नेतृत्व करेगा। ब्रेन ब्रिज सेमीकंडक्टर नेटवर्क। डच विश्वविद्यालयों और भारत के 6 शीर्ष संस्थानों IISc, IITS के बीच सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष मंत्रालय के किस आयोग द्वारा औषधियों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय के किस आयोग द्वारा औषधियों के मानकीकरण और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन डी, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेद संहिता आयोग। उद्देश्य आयुर्वेद सिद्ध
यूनानी और एवं होम्योपैथी दवाओं के क्षेत्र में कार्यरत नियामकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं के तकनीकी कौशल, नियामक ज्ञान और व्यावहारिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना। इसके तहत प्रतिभागियों को आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए नोएडा और गाजियाबाद की प्रमुख निर्माण इकाइयों का भ्रमण भी कराया जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के साथ सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें आपसे पूछा गया है कोई एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल। ग्राम पंचायत के नेतृत्व में समुदाय केंद्रित ग्रामीण जल प्रबंधन को लागू करना, हर घर जल के लक्ष्य को दिसंबर 2028 तक पूरा करना, यही जल जीवन मिशन यानी JJM 2.0 का मूल उद्देश्य है। JJM की मूल समय सीमा क्या है? तो मई 2024 थी, पीएम मोदी के निर्देश पर बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तो श्री CR पाटिल, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए क्लियर अच्छे से कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार तो 2021 में ही सभी ग्रामीण घरों में 100% नल जल की आपूर्ति हो चुकी है। जल जीवन मिशन यानी जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, जल शक्ति मंत्रालय है, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। VWSC विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी ग्राम स्तर पर जल शुल्क और संग्रह रख रखाव की जिम्मेदारी इसके अंडर होती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास की जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ये टाइप करके देख सकते हैं, इसको फॉलो करिए। व्हाट्सएप चैनल इंक बुक आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, उससे भी आपको PDF मिल जाएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और क्लास कैसी लगी उसके फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।